इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बैंकिंग की दुनिया के अंदर झांक रहे हैं, एक ऐसी कहानी के साथ जो दिखाती है कि टारगेट का दबाव और नैतिक दुविधाएं किसी को कहां तक ले जा सकती हैं। हमारे पास एक बैंक की आंतरिक जांच का दस्तावेज है, जिसका शीर्षक है लोन खातों को एनपीए होने से बचाने की अनुचित प्रथा। आज का हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। हम एक बैंक मैनेजर के फैसलों की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि इस एक घटना से बैंकिंग सिस्टम, कॉरपोरेट दबाव और यहाँ तक कि इंसानी फितरत के बारे में क्या बड़े सबक सीखे जा सकते हैं। चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हाँ, एनपीए। आसान भाषा में कहें तो ये बैंक का वो लोन है जिस पर किस्तें आनी बंद हो गई हैं। अब किसी भी ब्रांच के लिए एनपीए एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। ये सीधे सीधे ब्रांच की परफॉर्मेंस पर असर डालता है। एक तरह से उनके रिपोर्ट कार्ड पर एक लाल निशान। तो कहानी शुरू होती है एक बैंक की ब्रांच से। इस जांच दस्तावेज के मुताबिक दो अलग अलग ग्राहकों के लोन खाते मुश्किल में थे। मतलब वे अपनी किस्तें समय पर नहीं चुका रहे थे और बस कुछ ही दिनों में एनपीए बनने वाले थे। ब्रांच ने वही किया जो आमतौर पर किया जाता है, ग्राहकों को फोन किया, रिमाइंडर भेजें और ग्राहकों ने वादा भी किया कि हाँ पैसे जमा कर देंगे। लेकिन आखिरी तारीख तक पैसे नहीं आए। अब यहाँ से मैनेजर पर दबाव बढ़ना शुरू होता है। रिपोर्ट में लिखा है कि एक उधारकर्ता ने तो मैनेजर से सीधे सीधे कह दिया कि आप मेरी तरफ से पैसे भर दीजिए, मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। और यहीं पर मैनेजर ने पहला कदम उठाया। खाते को एनपीए होने से बचाने की जल्दी में उसने अपनी पर्सनल सेविंग से 5,000 रुपए निकालकर उस ग्राहक के लोन खाते में जमा कर दिए। तो इस पॉइंट पर यह कितनी बड़ी बात है? क्या यह सिर्फ एक छोटी सी गलती है, नियमों को थोड़ा सा मोड़ना, या मैनेजर यहीं पर एक बहुत बड़ी और खतरनाक लाइन पार कर चुका है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। पहली नज़र में ये एक मददगार कदम लग सकता है ना, कि मैनेजर अपनी ब्रांच को बचाने के लिए अपनी जेब से पैसे लगा रहा है। लेकिन बैंकिंग की दुनिया में ये सबसे बुनियादी पापों में से एक है। किसी भी कर्मचारी का ग्राहक के साथ व्यक्तिगत पैसों का लेन देन करना ये सख्त मना है। इसे हितों का टकराव यानी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। हितों का टकराव, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इस केस में इसका असल मतलब क्या है? ये इतना खतरनाक क्यों है? इसे ऐसे समझिए कि अब मैनेजर दो नावों पर सवार है। अच्छा। एक नाव बैंक की है जिसका हित ये है कि लोन की वसूली नियमों के हिसाब से हो। दूसरी नाव उसकी अपनी है जिसमें उसके 5,000 रुपए लगे हुए हैं। जैसे ही उसने अपने पैसे डाले, उसका निजी हित बैंक के हित पर हावी हो गया। अब वो बैंक का एक निष्पक्ष मैनेजर कम और एक निजी साहूकार ज्यादा बन गया था। जिसे अपने पैसे वापस चाहिए। एग्जैक्टली, जिसे अपने पैसे वापस चाहिए। और यहीं से सारे गलत फैसलों की नींव पड़ती है। मतलब इरादा शायद अच्छा था, लेकिन रास्ता गलत चुन लिया गया। और ये गलती सिर्फ एक बार नहीं हुई। दस्तावेज के मुताबिक दूसरे मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैनेजर ने अपने पर्सनल अकाउंट से इंटरनेट बैंकिंग के जरिए 14,000 रुपए दूसरे उधारकर्ता के सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। बाद में उस अकाउंट से करीब 13,700 की किस्त लोन खाते में चली गई। नतीजा, दोनों खाते एनपीए होने से बच गए। मैनेजर का रिपोर्ट कार्ड साफ रहा। हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। ये एक तरह का अस्थायी पैबंद था। असली समस्या तो जस की तस थी। मैनेजर ने सिस्टम को तो कुछ देर के लिए धोखा दे दिया, लेकिन अब वो खुद एक जाल में फंस चुका था। और जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, वो जाल और कसता चला गया। उधारकर्ताओं ने अपना वादा नहीं निभाया। दस्तावेज के अनुसार काफी समय बीत जाने के बाद भी उन्होंने मैनेजर को पैसे नहीं लौटाए। तो अब मैनेजर एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में था। उसने बैंक का एक बड़ा नियम तोड़ा था और अब उसके अपने करीब 19,000 रुपए भी फंस गए थे। ये मानवीय मनोविज्ञान का एक क्लासिक उदाहरण है, जिसे स्लिपरी स्लोप या फिसलन भरी ढलान कहते हैं। स्लिपरी स्लोप। हाँ, जब कोई व्यक्ति एक छोटा गलत फैसला लेता है तो वो अक्सर उस गलती को छिपाने या सुधारने के लिए उससे भी बड़ा गलत फैसला लेने लगता है। मैनेजर पर अब दोहरा दबाव था। एक तो अपने पैसे वापस पाने का, और दूसरा इस पूरे लेन देन को सबसे छिपाने का। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये बात बाहर आती तो उसकी नौकरी पर बनाती। तो अब मैनेजर फंस चुका है। बैंक का नियम भी तोड़ा और अपने पैसे भी गंवा दिए। अब वो क्या करेगा? दस्तावेज में आगे क्या लिखा है? यहां से कहानी एक बहुत गंभीर मोड़ लेती है। अपने पैसे वापस पाने के लिए मैनेजर ने जो तरीका अपनाया, वो पहले वाली गलती से कहीं ज्यादा बड़ा अपराध था। उसने सीधे सीधे दोनों उधारकर्ताओं के लोन खातों से 5,000 और 14,000 रुपए डेबिट कर दिए। एक मिनट, ये थोड़ा चौंकाने वाला है।
एक मैनेजर सीधे किसी के लोन खाते से पैसे निकाल सकता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या ये कोई सामान्य अधिकार है? बिल्कुल नहीं, ये अपने अधिकारों का सरासर दुरुपयोग है। देखिए, एक मैनेजर के पास सिस्टम में कुछ विशेष अधिकार या पावर्स होते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल सिर्फ वैध कामों के लिए होता है, जैसे कोई गलत फीस लग गई हो तो उसे हटाना या सिस्टम की कोई गलती सुधारना। यहाँ मैनेजर ने उन अधिकारों का इस्तेमाल एक तरह की डिजिटल चोरी करने के लिए किया। डिजिटल चोरी? हाँ, उसने ग्राहक के खाते को अपनी पर्सनल एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। और जाहिर है इस चोरी को छुपाने की भी कोशिश की गई होगी। हाँ, और वो तरीका भी बहुत शातिर था। इन पैसों को सीधे अपने अकाउंट में लेने के बजाय उसने इसे ब्रांच के एक आंतरिक खाते रिक्रिएशन क्लब अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, और ट्रांजैक्शन के विवरण यानी नरेशन में क्या लिखा? अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड। अच्छा, यानी गलती से जमा हुई राशि। ये साफ तौर पर लेनदेन की असली प्रकृति को छिपाने की एक सोची समझी कोशिश थी। और यहीं पर मुझे एक बात रोककर कहनी है, रिक्रिएशन क्लब अकाउंट का इस्तेमाल ये बैंकिंग फ्रॉड में एक बहुत ही आम पैटर्न है। ये वो पैसा होता है जो स्टाफ के मनोरंजन या छोटे मोटे ऑफिस के कार्यक्रमों के लिए होता है। ये एक तरह से भरोसे पर चलने वाला खाता है, जिसकी निगरानी बहुत सख्त नहीं होती। तो ये ऐसा है जैसे किसी ने घर का किराया चुकाने के लिए बच्चों की गुल्लक तोड़ दी हो। बिल्कुल सही उपमा है। रिक्रिएशन क्लब का पैसा कर्मचारियों के भले के लिए है, किसी ग्राहक के लोन की भरपाई के लिए नहीं। मैनेजर ने यहाँ न सिर्फ बैंक के पैसे का दुरुपयोग किया, बल्कि अपने ही सहकर्मियों के भरोसे को भी तोड़ा है। यही वजह है कि दिशा निर्देश साफ साफ कहते हैं कि किसी भी आंतरिक या ऑफिस खाते का इस्तेमाल एनपीए की वसूली जैसे कामों के लिए नहीं किया जा सकता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद ये पूरी रकम रिक्रिएशन क्लब के खाते से कैश में निकाल दी गई। इस तरह मैनेजर ने अपने उन पैसों की वसूली कर ली जो उसने ग्राहकों की किस्तें भरने के लिए अपनी जेब से दिए थे। एक तरह से उसने सिस्टम को धोखा देकर अपना हिसाब बराबर कर लिया। तो सवाल ये उठता है कि ये सब पकड़ में कैसे आया? मैनेजर को तो लगा होगा कि उसने सब कुछ कितनी सफाई से कर दिया है। यहीं पे सिस्टम की खूबसूरती सामने आती है। बैंकों में एक ऑफ-साइट मॉनिटरिंग सेल होता है। ऑफ-साइट मॉनिटरिंग सेल? हाँ, ये एक ऐसी टीम है जो दूर बैठकर सिर्फ डेटा और ट्रांजैक्शंस के पैटर्न पर नजर रखती है। वे किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि असामान्य आंकड़ों को पकड़ते हैं। जब इस टीम ने देखा कि 2 लोन खातों से अचानक पैसे डेबिट होकर एक रिक्रिएशन क्लब अकाउंट में जा रहे हैं, तो उनके सिस्टम में खतरे की घंटी बज गई। ये एक ऐसा पैटर्न था जो सामान्य नहीं था। उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए। ये दिखाता है कि बैंकों में जांच और संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है, भले ही कोई उसे दरकिनार करने की कितनी भी कोशिश करे। बिल्कुल। तो जांच हुई और उसका निष्कर्ष सीधा और स्पष्ट था। अधिकारी ने लोन खातों को एनपीए होने से बचाने के लिए गलत रास्ता अपनाया। पहले अपनी जेब से किस्तें चुकाईं और बाद में उस पैसे की वसूली के लिए ग्राहकों के खातों से पैसे निकाल लिए। और इस पूरे खेल में बैंक के आंतरिक खाते का दुरुपयोग किया। हाँ, तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इससे क्या सबक मिलते हैं? देखिए, दस्तावेज में कुछ सबक लिस्ट किए गए हैं, जैसे कि निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करें, आंतरिक खातों का इस्तेमाल ना करें, वगैरह वगैरह। ये सब अपनी जगह सही है, ये नियम है, लेकिन मेरे हिसाब से असली सबक इन नियमों से कहीं ज्यादा गहरा है। वो क्या है? असली सबक ये है कि जब कोई सिस्टम किसी एक मीट्रिक या पैमाने पर बहुत ज्यादा जोर देता है, इस मामले में एनपीए को 0 पर रखना, तो वो अनजाने में ही लोगों को शॉर्टकट लेने के लिए उकसाता है। मैनेजर शुरू में कोई बड़ा चोर नहीं था, वो सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने की कोशिश कर रहा था, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाने की कोशिश कर रहा था। सही बात है। ये कहानी किसी एक बुरे मैनेजर की नहीं, बल्कि उस कॉर्पोरेट संस्कृति के लिए एक चेतावनी है जहां नतीजों पर इतना जोर दिया जाता है कि तरीकों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब गलती सिर्फ व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस दबाव बनाने वाले सिस्टम की भी है। हाँ, कुछ हद तक सिस्टम आपको दबाव में डालता है, लेकिन उस दबाव में सही और गलत का फैसला लेना आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। दस्तावेज का एक और सबक इसी ओर इशारा करता है। वो कहता है, सिर्फ इसलिए कि आपका ब्रांच हेड या कोई सीनियर अधिकारी निर्देश दे रहा है, किसी भी असामान्य या अनैतिक ट्रांजैक्शन को अंजाम न दें। ये दिखाता है कि सिस्टम में हर कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वो नियमों का पालन करे, चाहे उस पर किसी भी तरह का दबाव क्यों न हो। ये करना मुश्किल है, पर जरूरी है।
तो ये कहानी एक ऐसे मैनेजर की है जो शायद शुरू में अपनी ब्रांच को बचाने के अच्छे इरादे से काम कर रहा था, लेकिन दबाव में गलत फैसला लेता है और फिर उस एक गलती को छुपाने के लिए गलतियों की एक पूरी श्रृंखला बना देता है और अंत में पकड़ा जाता है। ये एक कड़वा सबक है कि कैसे अच्छे इरादे भी अगर गलत रास्तों पर चलें तो उनके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। यह हमें दिखाता है कि लक्ष्य जितना महत्वपूर्ण है, उस तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। दस्तावेज के अंत में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता जॉन लुइस का एक बहुत ही शक्तिशाली उद्धरण है। जब आप कुछ ऐसा देखते हैं जो सही नहीं है, उचित नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं है, तो आपको बोलना होगा, आपको कुछ कहना होगा, आपको कुछ करना होगा। इस मामले के संदर्भ में सोचने वाली बात यह है कि यहाँ कुछ करना का सही मतलब क्या था। जब मैनेजर ने अपनी जेब से पैसे भर दिए और बाद में उधारकर्ताओं ने पैसे नहीं लौटाए, तो उस मैनेजर के लिए सही कदम क्या होता? क्या उसे अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी, भले ही उसकी नौकरी चली जाती? और एक और मुश्किल सवाल, अगर किसी जूनियर कर्मचारी ने ये सब होते हुए देखा होता, तो उसके लिए कुछ कहना या कुछ करना कैसा दिखता? अपने ही बॉस के खिलाफ आवाज उठाना कितना मुश्किल होता? इन सवालों पर विचार करना हमें केवल नियमों को जानने से आगे ले जाकर उन्हें असल जिंदगी की मुश्किल नैतिक द्विधाओं में लागू करने के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।